नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दुर्घट घटना के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी है। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में एक विजय जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों प्रशंसकों ने भाग लिया। स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 है, लेकिन अनुमानित 2 से 3 लाख लोग वहां एकत्र हो गए। प्रारंभ में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन बाद में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की गई, जिससे भीड़ और बढ़ गई। भीड़ के दबाव में स्टेडियम के एक गेट पर भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग घायल हो गए और मर गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ केएससीए को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आईपीएल फाइनल के देर रात समाप्त होने और विधान चौक में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के कारण भीड़ का अनुमान लगाना कठिन था। मुख्यमंत्री ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और उनके मुफ्त इलाज और परिवहन की व्यवस्था की घोषणा की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 जून 2025 को इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कहा कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है और अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सहयोगी दृष्टिकोण अपना रही है और किसी भी सुझाव का स्वागत करेगी। राज्य सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के मानकों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में न्यायपालिका में तकनीक के अत्यधिक उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यदि तकनीक न्याय प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाने लगे तो ये न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। लंदन में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ में सीजेआई गवई ने कहा कि कानून केवल ऐतिहासिक प्रवृत्तियों या एल्गोरिदम पर आधारित नहीं होता, ये तर्क निष्पक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीक के अंधाधुंध उपयोग से न्यायपालिका की आत्मा यानी मानवीय संवेदना प्रभावित हो सकती है। भारत में ई कोर्ट्स, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसे डिजिटल पहलू के बावजूद सीजेआई गवई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और ऑटोमेशन के उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीक का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए, न कि उसे नियंत्रित करने वाला। सीजेआई गवई ने कॉमनवेल्थ ड्रीम टीम के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें न्यायाधीश, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नीति निर्माता शामिल होंगे। इस टीम का उद्देश्य न्याय प्रणाली में तकनीक के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, हमें तकनीक नवाचार को अपनाते समय न्याय की मानवीय आत्मा को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार सीजेआई गवई ने न्यायपालिका में तकनीक के संतुलन और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे विवादों की लंबित मामलों की समीक्षा करे और यदि ऐसे मामलों में अत्यधिक विलंब पाया जाए तो उन्हें शीघ्र निपटान के लिए उचित कदम उठाए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मकान मालिक किराएदार विवादों में देरी से दोनों पक्षों में नुकसान होता है। मकान मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग और उससे होने वाले आर्थिक लाभ से वंचित रहते हैं, जबकि किराएदार के लिए भी अनिश्चितताएं बनी रहती है। यह निर्देश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें मकान मालिक ने 2000 में किराएदारी समाप्त करने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन 2 दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला लंबित था। कोर्ट ने इस देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह संबंधित अदालतों से रिपोर्ट मांगे और यदि ऐसे मामले पाए जाते हैं तो उनके शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी द्वारा आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की दूसरी याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति असाउद्दीन अमनतुल्ला और न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया, आपने इसे दायर करने की हिम्मत कैसे की? याचिकाकर्ता विनोद उर्फ गंजा ने पहले भी आत्मसमर्पण के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को मंजूर कर लिया था। इसके बावजूद उसने फिर से 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, ये कहते हुए कि दिल्ली हाईकोर्ट 10 जुलाई को उसकी समय पूर्व रिहाई की याचिका पर सुनवाई करेगा।
हालांकि पीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पहले ही समय दिया जा चुका है और अब वही राहत मांगना अनुचित है। अदालत ने याचिका को पूरी तरह से अनुचित और सख्ती से निपटने योग्य बताया। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता उसी दिन आत्मसमर्पण करें। मामले को 5 जून को फिर से सूचीबद्ध किया गया है, जहां अदालत आगे के आदेशों पर विचार करेगी। अगली खबर है गोवा से, जहां गोवा में 2016 से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा रद्द कर दिए हैं। इस नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसे देश से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि वह लंबे समय से भारत में रह रहा है और भारतीय समाज में घुल मिल चुका है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए थे। इस निर्णय से पाकिस्तानी नागरिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें वह लोग भी शामिल है जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं और उनके पारिवारिक या सामाजिक संबंध यहाँ स्थापित है। गोवा, जो विदेशी निवासियों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ही देश छोड़ने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य, जिनके पास वैध दीर्घकालिक वीजा है, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ता, जो वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व है, ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उसके दीर्घकालिक निवास और भारतीय समाज में एकीकरण को ध्यान में रखते हुए उसे देश से बाहर न निकाला जाए। न्यायमूर्ति संजय करोल ने इस याचिका को स्वीकार किया है और इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत दी है, क्योंकि लगभग 2 वर्षों में मुकदमे की कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं हुई और एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता 31 जुलाई 2023 से हिरासत में है और इस अवधि में अभियोजन पक्ष एक भी गवाह की जांच करने में विफल रहा है। अदालत ने इसे आरोपी के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना। याचिकाकर्ता को 16 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसका इस प्रतिबंधित पदार्थ से कोई संबंध नहीं है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके सह आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास का हवाला दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि मुकदमे में देरी अभियोजन पक्ष की ओर से हुई है, न कि आरोपी की ओर से। अदालत ने यह भी कहा कि जब मुकदमे की कार्रवाई में देरी हो रही हो और आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो, तो केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद के एक उम्मीदवार को राहत दी है, जिसे दृष्टि दोष ग्लूकोमा के कारण 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एम्स दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार की दोनों आंखों में ग्लूकोमा का कोई प्रमाण नहीं है और वह सेवा के लिए उपयुक्त है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने तीसरी बार मेडिकल परीक्षण की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और यदि वह चयन प्रक्रिया में सफल होता है तो उसे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस द्वारका ने 32 छात्रों के निलंबन का आदेश वापस ले लिया है, जिन्हें बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने पर निलंबित किया गया था। ये जानकारी स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी है, जहां न्यायमूर्ति सचिन दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। स्कूल के वकील ने अदालत को बताया कि निलंबन आदेश वापस ले लिया गया है और इस संबंध में एक हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। अदालत ने इस पर ध्यान देते हुए कहा कि वह उचित आदेश पारित करेगी। ये मामला उन 32 छात्रों से संबंधित है जिनके माता पिता ने स्कूल द्वारा फीस न चुकाने पर किए गए निलंबन को अदालत में चुनौती दी थी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।